अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस। और आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस का पहली कैटेगरी सॉल्व करने की, सेपरेबल क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस। ये पेज आपके पास 27 है। वो कहता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री 1। अब ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑर्डर आपने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में, डिग्री पढ़ी थी आपने लेक्चर नंबर 2 में। वो कहता है उसकी फॉर्म ये होती है। अब क्विकली कर लेते हैं कि पहले दो लेक्चर्स आपको क्लियर है। मैंने कहा था जो सबसे बड़ा आपके पास डेरिवेटिव अवेलेबल होता है, द हाईएस्ट डेरिवेटिव अवेलेबल, उसका जो ऑर्डर होता है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल क्वेश्चन या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चन। अब ये क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो इसलिए इसमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर लिखा हुआ है। अब इसकी पावर जो आपके पास आ रही है 1 आ रही है, तो ये फर्स्ट डिग्री हो गई। हालांकि ये पूरी डिटेल नहीं है, पूरी डिटेल है लेक्चर नंबर 1 और 2 में। और यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लें कि डी वाई बाई डी एक्स जो लिखा हुआ है वो तो ये लिखा हुआ है। फंक्शन ऑफ एक्स वाई इस केस में ये बनता है। ये वाली जो टर्म आपको नजर आ रही है ये नीचे भी लिखी हुई है, ये देख लें जी, बताया हुआ है कि वेयर ये जो एफ आपके पास आ रहा है ये वाली चीज है एक्स माइनस 3y ओवर 2y माइनस एक्स, ये लिखा हुआ है। अब इसी इक्वेशन को आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। वो इसलिए कि इसकी जरूरत पड़ेगी। वो कहता है कि एक और फॉर्म है, मतलब इसी इक्वेशन की एक और फॉर्म है, वो है जी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, वेयर एम इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एन इज द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये फॉर्म आपके पास है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और हम ये करते हैं, हम इसी को ही रीअरेंज कर लेते हैं ताकि पता लगे कि यही वाली इक्वेशन जो है ना इस फॉर्म में जा सकती है। ये लीजिए एग्जांपल आ रही है। वो कहता है 1 कैन बी रिटन एज, ये है जी 1, और ये फॉर्म बन गई कैसे। dx को उठा के यहाँ पे ले जाए, दैट इज गोइंग टू बी x माइनस 3y टाइम्स dx। और ये जो आपके पास है 2y माइनस एक्स, ये जब इधर मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड पे आएगा, फिर देख लें 2y माइनस एक्स dy से मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड पे आएगा तो x माइनस 2y हो जाएगा। ये देख लें x माइनस 2y dy। फिर देख लें dx को इधर मल्टीप्लाई करें, वो ये वाली टर्म है। ये 2y माइनस एक्स को dy से मल्टीप्लाई करें और राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये वाली टर्म है। और जारी बात है इक्वल टू जीरो, यहाँ जीरो ही बचेगा तो इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे देख लें ये वाली टर्म है मल्टीप्लाइड विद dx प्लस ये वाली टर्म है मल्टीप्लाइड विद dy इज इक्वल टू जीरो। दिस मींस x माइनस 3y, दिस इज गोइंग टू बी m फंक्शन ऑफ xy, और ये जो x माइनस 2y दिस इज n फंक्शन ऑफ xy। नहीं पता लगा, ये लिखा हुआ है, ये देख लें। इस इक्वेशन को इधर कंपेयर करें, dx के जो साथ वाली टर्म है वो m है, m को हमने लिखा हुआ है विच इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स माइनस 3y। इसी तरह से dy के साथ वाली टर्म जो आपके पास आ रही है वो n है, n को लिखा है x माइनस 2y, वो ये लिखा हुआ है। और जैसा मैंने कहा था सेपरेबल क्वेश्चंस करनी है, मैंने पिछली स्लाइड पे जिक्र किया था, ये ले आ गई हैं। अब वो कहता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन डिग्री 1 कहना चाहिए ऑफ द टाइप, ये देख लें, इसको वो कह रहा है सेपरेबल क्वेश्चन है। यहाँ पे देख लें ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, ये x का फंक्शन है, ये y का फंक्शन है, यहाँ पे dx लिखा हुआ है, यहाँ पे dy इज इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे ये वाली चीज देख लें। वो कहता है कि इस ऐसी क्वेश्चन जो होती है ना, जिसको कहते हैं इज एन इक्वेशन विद वेरिएबल्स सेपरेबल, जिसमें वेरिएबल्स को सेपरेट किया जाए। देखिए मैं पहले भी कहता हूँ, अब भी कहूंगा, कहता रहूंगा, मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड है। तो अब यहाँ पे देख लें ये क्या लॉजिक है यहाँ पे कि जी ये क्वेश्चन सेपरेबल है इसलिए कि वेरिएबल इसमें सेपरेट हो जाती है, वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। कैसे सेपरेट हो जाती हैं? वो कहता है सेपरेबल इक्वेशन कह लें या कह लें कि इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। कैसे हो जाती है? ऐसे हो जाती है। क्या ख्याल है, हो गए? क्योंकि यहाँ पे dx था, ये x की टर्म थी, इसको यहीं रखा गया। ये कैपिटल जी वाई या ये कह लेंगे कैपिटल जी फंक्शन ऑफ y, इसको उठा के इधर डिनोमिनेटर में ले गए और ये लिखा हुआ है। ये स्मॉल है फंक्शन ऑफ x, इसको उठा के इधर डिनोमिनेटर में ले गए, ये लिखा हुआ है। इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले गए। अब ये बजाय कि इतना कॉम्प्लिकेट लिखने की बजाय ये कैपिटल F फंक्शन ऑफ x डिवाइड बाय स्मॉल f फंक्शन ऑफ x, इसको लिख लें कैपिटल A फंक्शन ऑफ x। इस सारे को रिप्लेस कर दें इसके साथ, इसी तरह से इस सारे को रिप्लेस कर दें b फंक्शन ऑफ y। अब देख लें ये टोटली हो गई सेपरेबल इक्वेशन। सेपरेबल इक्वेशन में x का सारा फंक्शन होता है, साथ dx होता है, y का सारा फंक्शन होता है, साथ dy होता है। बेशक ये एक फंक्शन जो है राइट साइड पे आ जाए या एक टर्म राइट साइड पे आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेपरेबल इक्वेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बनती है। ऐसी क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल्स को आप सेपरेट कर सकें। मसला रह गया इसको सॉल्व करने का। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशंस में डेरिवेटिव नहीं आते, और डेरिवेटिव्स को किक आउट करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो वो कहता है 2 कैन बी इंटीग्रेटेड टू गेट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे और ये आ जाएगा। ये देख लें, इसको इंटीग्रेट करेंगे ये,
अब देख लें, थ्योरी को अंडरस्टैंड करें। इस टर्म को जब इंटीग्रेट करेंगे, बेशक मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, सिर्फ एक्स के लिहाज से करना है। यहाँ पे देख लें, ये चीज शो करती है कि वेरिएबल क्या है, किसके लिहाज से इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करना है तो वाई के लिहाज से करना है, सारा फंक्शन वाई में है और वाई के लिहाज से करना है। ये सी कहां से आया? जीरो का इंटीग्रल सी होता है, यानी कि कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। कई लॉजिक्स है। पहली बात, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने क्या किया, सॉल्व किया है। उसकी सोल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आना चाहिए। ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब एक आर्बिट्री कांस्टेंट आता है, वहां से जो आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, फर्स्ट ऑर्डर की बनती है, दो हो तो सेकंड ऑर्डर की, एंड सो ऑन। तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो होना चाहिए। और ये जबरदस्ती नहीं आया, खींच के नहीं लाए, अगवा नहीं किया, लॉजिक है। यहां पे देख लें, किस चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो जीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट होता है। असल में जीरो को इंटीग्रेट किया था, बेशक एक्स के लिहाज से कर लें कि वाई के लिहाज से करें, जीरो है, उसका जो इंटीग्रल होगा जीरो का, वो कांस्टेंट होता है। तो सी आपके पास जो है आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है जी। तो ये तरीकेकार है कि जो आपके पास सेपरेबल इक्वेशन होगी इस फॉर्म में होगी, हो सकता है ऐसी ही दी हो या यूं दी हो, इस फॉर्म में दी हो, फिर सेपरेबल फॉर्म में हम उसको ले जाएंगे। वैसे तो कहेंगे जी इसको भी कहा, लेकिन सेपरेबल फॉर्म ये बनती है जिसमें x की टर्म सार डी एक्स प्लस वाई की टर्म सार डी वाई इज इक्वल टू अंडा। तो ये आपके पास है सी इज आर्बिट्री कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे आ रहा है। तो आइए एग्जाम्पल करके देखते हैं। लो जी, मिठाई वंडो, ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रॉब्लम सेट 1 में दिया था। आ गया ना वही सवाल। वही तो मैं कहता हूँ, मैं बोझ कम से कम डालता हूँ, बस आप अंडरस्टैंड कर लिया करें। इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे देख लें, ये एक नई चीज आ रही है जो कि काफी यूज होगी। वो कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए। पहले तो इसको सॉल्व करना है और इसकी सॉल्यूशन में एक आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने लगा हूँ। वो कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ए फॉर y ऑफ 0 इक्वल टू -1। इसका मतलब है कि आपने आर्बिट्री कांस्टेंट जो है, ध्यान से सुने, इसमें जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है। कब? जब y -1 होगा, व्हेन x इज 0। ये स्टूडेंट्स एग्जाम में गलती करते हैं, पहला पार्ट करते हैं, क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़ते, इसको छोड़ जाते हैं, ये गलती करते हैं, अटेम्प्ट नहीं करते। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें। हाँ, आप ये जो ए पार्ट है ना, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। अब वो कह रहा है कि दिस इज सेपरेबल इक्वेशन, साफ नजर आ रहा है। ये टर्म बाद में लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, सारे का सारा x का फंक्शन है, सार डी एक्स है, सारे का सारा y का फंक्शन है, सार डी वाई है। वो कहता है सेपरेबल इक्वेशन है, बाय इंटीग्रेटिंग द गिवन इक्वेशन वी ऑब्टेन। लॉजिक, इसको इंटीग्रेट कर लें, ये चीज आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट कर लें, ये चीज आ जाएगी। -1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर चला जाता है। जीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो। लॉजिक आ गई। अब ये इंटीग्रेट कर लें। अब वही वाली बात है, अब आपके पास इंटीग्रेशन टेक्निक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये तो सबसे सिंपल वाला केस है। सिंपल वाले केस से मुराद ये है कि हम क्या करते होते हैं, पावर छोड़ के देखते होते हैं आगे डेरिवेटिव है, अगर है तो एक पावर में ऐड कर देते हैं, नई पावर पे डिवाइड कर देते हैं। तो y का इंटीग्रल y स्क्वायर ओवर 2। और यहाँ पे देख लें, अब क्योंकि y के लिहाज से बात कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव 1 और 1 का इंटीग्रल y। फिलहाल तो मैं ये बता रहा हूँ, आगे कोई और लॉजिक आएगी और भी है, बाद में बात कर लेंगे। इसी तरह से वही लॉजिक यहाँ पे लग रही है। अब जरा एक चीज मैं बोलने लगा, प्लीज ध्यान से जुबानी सुने। x पावर n का इंटीग्रल होता है x रेस्ट पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, प्रोवाइडेड कि n -1 नहीं है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में n+1 आया है, तो अगर n -1 होगा तो नीचे 0 हो जाएगा। तो x रेस्ट टू पावर -1, या यानी कि जब पावर -1 हो तो ये रूल नहीं लगता कि आप पावर में 1 ऐड करते हैं, नहीं भी डिवाइड करते हैं। x पावर -1 को डिनोमिनेटर में ले जाए। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x होता है log x। जुबानी बोल रहा हूँ, ये आगे बड़ा यूज होना है। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x होता है log x, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 ओवर x। और log ऑफ mod x लिख लें तो बेहतर है, क्योंकि नेगेटिव नंबर का 0 का log नहीं होता और x इज नॉट इक्वल टू 0, तभी 1 ओवर x लिखा हुआ था। तो बहरहाल यहाँ रूल लग जाएगा, पावर रूल, कि यहाँ पे देख लें। अब ये देख रहे हैं, कैलकुलस में पढ़ा रहे इसलिए नहीं बताया हुआ, डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं आप कि पावर में एक ऐड किया, नई पावर डिवाइड कर दिया। x स्क्वायर का इंटीग्रल x³ ओवर 3, 3 कैंसिल, तो -x³ रह गया। यहाँ पे पावर में 1 ऐड करें, डिवाइड करते हैं, x का इंटीग्रल x² ओवर 2, x² तो ये लिखा हुआ है, नीचे वाला 2 ऊपर वाले 4 से कैंसिल, और यहाँ पे देख लें 2 रह गया। इसी तरह से ये 2 है, 2 तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल ऑफ 1 x होता है, x का डेरिवेटिव 1, 1 का इंटीग्रल x। तो ये माइनस साइन था, इधर हिट हुआ, ये माइनस हो गया, इधर हिट हुआ, माइनस हो गया, इधर हिट हुआ, माइनस हो गया। ये ले जी, सॉल्व तो हो गया है। 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये चीज है, इधर -2 आ जाएगा। ये देख लें जी, ये सोल्यूशन आ गया, लेकिन ये ए पार्ट का सोल्यूशन है, बी पार्ट अभी बाकी है। ए पार्ट का सोल्यूशन है, बी पार्ट बाकी है। आपने फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया, और अब देख लें इसमें एक आर्बिट्री कांस्टेंट आना भी चाहिए, और आया भी है। सेकंड पार्ट करना भी बाकी है। हम क्या करेंगे इसमें, हम ये करेंगे कि x को 0 कर देंगे और y को -1। देखें सी क्या आता है, फिर सुन लें।
x को 0 कर देंगे तो इजी होगा, ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। y को -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां जहां y लिखा है वहां -1, यानी कि -1 पावर 2 हो जाएगी, यहाँ पे भी -1 करेंगे। फिर देख लें c क्या आता है। ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट इस केस में है, लेकिन फिर जब ये कंडीशन लगाएंगे तो c की वैल्यू निकल आएगी। ये ले जी, ये तो वही सोल्यूशन है। अब आपने क्या करना है, उसने कहा सोल्यूशन ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए ये था, अब पार्ट बी पे हो जा रहा है। ये कहता है सोल्यूशन ऑब्टेन्ड इन पार्ट ए, कहता है फाइंडिंग द सोल्यूशन फॉर y ऑफ 0 इज इक्वल टू -1 मींस व्हाट, इट मींस टू फाइंड द सोल्यूशन व्हेन y is equal to -1 at x equal to 0, y is equal to -1 at x equal to 0। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -1 है, उस पे सोल्यूशन क्या होगा, ये नहीं कि आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होगा। ये नहीं करना आर्बिट्री कांस्टेंट निकाल के छोड़ देना, यहाँ पे बाकायदा सब्स्टिट्यूट भी करना है, बाद में सब्स्टिट्यूट भी करना है। कहता है पुटिंग दिस वैल्यूज इन वन वी ऑब्टेन। ध्यान से देखें आप, ध्यान से मेरी मुराद है कि जहां y है तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ऐसा ना गलती से इधर x की तो इधर y की हो जाए, ये गलतियां हो जाती होती हैं, ध्यान से करें तो नहीं होंगी। y को -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, -1 होल स्क्वायर हो जाएगा। y को -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, -2 टाइम्स -1 हो जाएगा। x तो 0 है तो ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, ये आ गया c। -1 का स्क्वायर 1, ये लें जी माइनस प्लस, ये हो जाएगा +2, तो c आ गया 3। अब ये जो c3 आया इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें, c को 3 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। वो यही कह रहा है पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ c इन वन, c की वैल्यू आपके पास 3 है, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे देख लें ये 3 आ गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड पे सारे का सारा ये आ रहा है। ठीक हो गया। अब कहने को क्वेश्चन को यहाँ छोड़ा जा सकता है, लेकिन कई बार होता है कि मजीद सिंप्लीफाई हो तो कर लेते होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ है, ये -x³ है, राइट साइड पे जाएगा +x³, -2x² है, राइट साइड पे जाएगा 2x², -2x है, राइट साइड पे जाएगा +2x। और यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि y एज अ फंक्शन ऑफ x निकल आए, y एज अ फंक्शन ऑफ x निकल आए। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं, देखा ये पुरानी चीजें आ रही है ना, अब इसमें कोई शर्म की बात नहीं जी, ये बड़ा मजाक पड़ता है जी कि वही स्क्वायर कंप्लीट करने वाला फार्मूला जो छठी जमात में सीखा था। ओ भाई क्या हो गया, वो इसलिए सीखा था कि आगे भी आप उसको इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि सीख के भूल जाना है। जो मजाक उड़ाने वाले होते हैं ना, अल्लाह माफ करे, उनको एहसास ही नहीं होता कि दूसरे का कितना दिल दुखा रहे हैं। जी ये तो मुझे ही पता है तो शुक्र करो ऊपर वाले का, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बहरल क्या तरीका होता है स्क्वायर कंप्लीट करने का, यही बताया जाता है। और जी ये जो चीज होती है इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 पे डिवाइड कर देंगे तो -y आ जाएगा, और माइनस को छोड़ के देखें, अब ये y का स्क्वायर तो यहाँ पर आ रहा है, और माइनस को छोड़ के देखें तो 1 का स्क्वायर 1 हो यहाँ पे। अब ये शायद ना पता लगाओ, लेकिन इसकी लॉजिक है। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए जुबानी बोल रहा हूँ, लिख लिया करें। a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस 2ab को अगर मैं 2 पे डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा, -ab। माइनस को छोड़ के देखें, a का भी स्क्वायर मौजूद है यानी कि a स्क्वायर, और b का भी स्क्वायर मौजूद है b स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मैंने वही काम किया है, इधर मैंने कहा था इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास रह जाता है -y, यानी कि माइनस को छोड़ दें, एक y और एक 1, y का स्क्वायर था 1 का स्क्वायर 1, वो मैंने ऐड कर दिया। इधर ऐड किया है तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा, और 3 + 1 4 होता है, इसलिए ये 4 लिखा हुआ है, 3 + 1 4 होता है। नाउ दिस इज y - 1 होल स्क्वायर, बन गया स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ द सेकंड, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस ट्वाइस फॉरवर्ड -2 है, ये हो गया। अब अंडर रूट ले लें, ये देखें जी आई लॉजिक दिमाग में होता है जी, अंडर रूट लें तो प्लस माइनस होता है, यहाँ खाली माइनस लिखा हुआ है। पहले तो इसका अंडर रूट लें, पॉजिटिव अंडर रूट भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ये नेगेटिव है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों लिखा हुआ है। और इधर लेफ्ट हैंड साइड पे अंडर रूट लिया तो y - 1, जब y - 1 लिया है तो यहाँ पे देख लें -1 को उठा के ये राइट साइड पे ले गए तो +1, -1 को उठा के राइट साइड पे ले गए आफ्टर टेकिंग द अंडर रूट। ठीक हो गया जी। अब इसमें नहीं कंफ्यूज होना कि लेफ्ट साइड पे तो पॉजिटिव अंडर रूट ले रहे हैं, राइट साइड पे नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक, ये समझ लें कि आपने अंडर रूट लिया है, स्क्वायर अंडर रूट खत्म हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे माइनस क्यों आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है कि अगर यहाँ पे आप प्लस लगाएंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ध्यान से सुने, ये देखें, और ये देखिए इससे पहले कि आप टीचर से पूछे सर पेपर कब तक हो जाएगा, कब तक मार्क्स लग जाएंगे, खुद ही पता होना चाहिए कि मैं ठीक करके आया हूँ या ठीक करके आई हूँ या नहीं। इसको आप चेक कर सकते हैं कैसे, x को 0 करें, ये 0, ये 0, ये 0, अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा, और ये माइनस के साथ है। अंडर रूट 4 आपके पास यहाँ देख लें, अंडर रूट 4 तो 2 होता है, लेकिन 1 - 2 -1 होता है। हो गया ना, कंफर्म हो गया कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई तब होगी अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा, अगर यहाँ पे माइनस साइन होगा तब सेटिस्फाई होगी। ठीक हो गया जी। प्लस साइन करेंगे तो नहीं सेटिस्फाई होगी, प्लस साइन के साथ y आपके पास 3 आ जाता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि अनसीन क्वेश्चन बन सकता है। अगर यहाँ पे 3 लिखा होता तो यहाँ हम प्लस साइन ले लेते। चलें, ये एक और मैंने बता दिया आपको।
नहीं समझ आई तो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। ए लो लो, उसने तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन कह दिया, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। समझ नहीं आई वो जो मैं बता रहा था माइनस क्यों लिया ना, सही। अब देखें तो चेक करने लगा है, वो कहता है ये वाली इक्वेशन है, इसके अंदर x को जीरो डालें तो क्या आ जाएगा, x को जीरो डालें तो यहाँ पे देख लें 1, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, √4, ये 2 हो जाएगा आपके पास, और 1 - 2 - 1, यही कंडीशन है ना, जब x 0 था तो y - 1, ये थी रीजन। उम्मीद है पता लग गया होगा। लो जी, दोबारा मिठाई वंडो, एक और क्वेश्चन आ गया जो आपकी प्रॉब्लम सेट 1 का था, वाले नहीं आ रहे होगे भाई, बल्ले भी बल्ले। ले जी, ये सेपरेबल नहीं थी क्योंकि यह y था, तो y को उठा के यहाँ ले जाए, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ सारा x का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ पे dx होना चाहिए, इधर सारा y का फंक्शन होना चाहिए, ऑलरेडी है, लेकिन इसको भी उठा के यहाँ पे ले आए, तो यहाँ पे dy होना चाहिए। अब कहता है रीअरेंजिंग द गिवन इक्वेशन वी ऑब्टेन, ये देख लें, ठीक है। यहाँ पे साइन ऑफ x लिखा हुआ है, ये एडिटिंग का थोड़ा मसला है इसलिए ये गैप ज्यादा है, वैसे साइन ऑफ x ही लिखा हुआ है, साइन x e पावर cos x dx, ये एक्सपोनेंशियल है। यहाँ पे देख लें, इसको नीचे ले जाएं 1/y, और ये y जब नीचे वाले y से हिट करेगा तो y स्क्वायर। अब ये सेपरेबल फॉर्म है, सेपरेबल फॉर्म है क्योंकि दिस इज द फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे dx है, दिस इज द फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे dy है। ये सेपरेबल इक्वेशन है, इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा। हमेशा मैं कहता हूँ स्टूडेंट से जो सिंपल चीज है वहां से स्टार्ट किया करें। सबसे सिंपल है जीरो को इंटीग्रेट करना, विच इज कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है। इसको इंटीग्रेट करना है, ये लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है, ये लिखा हुआ है। अगली स्लाइड पे करते हैं। ये रखिए, तो वही क्वेश्चन रिप्रोड्यूस हुई है, पहले इसको करें। अब देख लें इन दोनों में से ज्यादा सिंपल कौन सा लगता है, यहाँ पावर रूल लगता है। कौन सा पावर रूल, इसको उठा के ऊपर ले गया, y पावर -2, अब ये -1 नहीं है, तो इसमें एक पावर में ऐड कर दें, नई पावर पे डिवाइड कर दें। यानी कि पहले इस टर्म को करें, ये देख लें, पावर में एक ऐड कर दिया, नई पावर पे डिवाइड कर दिया, तो अब ये मजीद देखें हो सकता है अरेंज, बिल्कुल सही। -2 + 1, ये -1, ये यहाँ पे आ गया, ये y⁻⁻1 है, जो कि y⁻⁻1 है तो 1/y हो गया, ये चीज होगी। अब मसला रह गया है जी इसको इंटीग्रेट करना। अगर तो ये कैलकुलस का कोर्स होता तो डिटेल आप करते, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है। मुझ में ये बीमारी है, मैं डायरेक्ट लिखता नहीं है, ये सोच के जी पहले किया हुआ होगा, मैं बता देता होता हूँ, इसलिए स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है कि समझ लें। इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज देखिए, मैं आगे और चीजें बताऊंगा, इसको सॉल्व करने के लिए इन्होंने जो पावर में है ना चीज, इसको लिया हुआ है। फिलहाल इसको एक्सेप्ट करने के क्यों लिया, इसकी भी लॉजिक है। cos x को u लिया हुआ है, cos x को जब u लिया हुआ है, अब इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ जब x के लिहाज से, यानी कि du/dx, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, du/dx था, dx यहाँ चला गया। अब ये क्यों किया है, इसको आपने सॉल्व करना है ना। अब यही वाली चीज देखें, अंदर माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया हुआ है और एक बाहर, क्यों, ताकि माइनस साइन इंट्रोड्यूस करने के बाद ये सारी की सारी टर्म जो है du से रिप्लेस हो जाए, ये हो गई। ये जो cos x था ये तो आपने u लिया था, ये हो गया। अब तो पता लग गया होगा, एक्सपोनेंशियल तो ऐसी ढीठ चीज है कि इसका इंटीग्रल भी वो खुद ही होता है, डेरिवेटिव भी वो खुद ही होता है। ये तब जब यहाँ पे देख लें u के साथ मल्टीपल 1 है, तो ये सिंपल देख लें, eu का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है, eu होता है, तो eu का इंटीग्रल भी eu होगा। अब जरा एक और लॉजिक सुन लें, मैं वही कहता हूँ मैथ्स लॉजिक बेस्ड है, ध्यान से देखें। इसका इंटीग्रल यही लिखा हुआ है, माइनस साइन तो बाहर था। जो चीज पावर में होती है अगर उसका डेरिवेटिव यहां पर हो तो e⁻u इसका आंसर है, या ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म ही आंसर है, यूं कर ले। जो एक्सपोनेंशियल की पावर में चीज है साथ उसका डेरिवेटिव होना, तो फिर वो जो आपके पास एक्सपोनेंशियल वाली टर्म होती है वही उसका आंसर होता है। अब यहाँ पे देखें, जो माशाल्लाह मैं चाहता हूँ सारे बच्चे होशियार हो, ये देख लें, पावर में था cos, मैंने कहा था जो पावर में चीज साथ डेरिवेटिव हो, cos का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन एक्स होता है, या प्लस साइन था इसलिए यहाँ पे माइनस इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं। और ये कहाँ से आ रहा है, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। देखिए क्वेश्चन आपके पास x में था, ये तो आपने सब्स्टिट्यूट किया था, तो बैक सब्स्टिट्यूशन करनी जरूरी है। ये स्टेप भी कई बार मिस कर जाते हैं, u को cos x लिखें ताकि ये चीज आ जाए। इसका आंसर ये बनता है, तो ये देखें यूं लिखा जा सकता है। मैंने कहा था जो पावर में चीज है उसका डेरिवेटिव साथ हो, कॉस का तो माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस कर दें, एक माइनस बाहर लगा दें। और अब यहाँ पे देख लें, मैंने कहा था कि जो चीज यहाँ पावर में है उसका डेरिवेटिव साथ हो, ये जो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म है यही आंसर होता है, माइनस और ये एक्सपोनेंशियल वाली टर्म। अब देख लें कई लॉजिक्स मैंने दे दी और ये मैंने कर भी दिया, मैंने वो बात नहीं की जी आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा जी इससे इंटीग्रल ये होता है और आप सोचते रहें या परेशान होते रहें, ये मैंने कर दिया। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, इस सारे इंटीग्रल को इससे रिप्लेस करें, ठीक है जी, इस सारे इंटीग्रल को इससे रिप्लेस करें, आंसर आ गया। अगली स्लाइड पे करते हैं। ये ले जी, ये कबूल है, कबूल है, कबूल है।
इसमें तो अब नहीं मसला होना चाहिए। अब कहता है पुट इन दिस वैल्यू इन वन, वन ये है जी, दोबारा रिप्रोड्यूस कर दिया, वन ये वाली क्वेश्चन थी। तो मतलब है कि ये जो इंटीग्रल है विच इज दिस वन, इसकी जगह ये लिखें, इस सारे को रिप्लेस कर दें इससे, तो ये वाली चीज आ जाएगी और ये ठीक हो गया जी। अब वैसे क्वेश्चन यहां तक ठीक है आपका, ये देखिए कंप्लीट है। लेकिन अगर आप चाहते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x तो थोड़ा बहुत और कर लें, -1/y को यहाँ पे ले आए और c को आप यहाँ पे ले आए। अच्छा यकीन करें, सॉरी टू से, डोंट माइंड, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट्स को गलती करते देखा है और वो गलतियां पीछे से चली आ रही होती हैं। यहाँ c है ना, लेफ्ट साइड पे लिख देंगे, फिर प्लस c का प्लस ही रह जाता है, भाई माइनस c होता है, ये रटवाया जाता है ना, रटवाया जाता है। सॉरी फॉर दोस्त टीचर जो कहते हैं जी हाँ जी यहाँ पे आपके पास प्लस है तो वहां जाके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास प्लस है तो इधर जाके नेगेटिव, भाई लॉजिक दे दो ना। असल में दोनों तरफ माइनस सी किया है, सुने ध्यान से, दोनों तरफ माइनस सी किया है, तो ये जो आपके पास सी माइनस सी है जीरो हो जाएगा, और यहाँ वाला जो माइनस सी है वो ये है। दोनों तरफ माइनस सी करें तो सी माइनस सी जीरो हो जाता है, यहाँ वाला जो माइनस सी है वो ये है। इसी तरह से प्लस 1/y कर दें, प्लस 1/y करेंगे तो -1/y प्लस 1/y जीरो, और राइट साइड का जो आपके पास होगा ना 1/y वो ये है, मैंने यूं बोल दिया। ये चीज समझ आ जाए तो फिर कह सकते हैं अच्छा जी इसको उठा के वहां पे ले जाएं, साइन चेंज करें तो +1/y, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाएं, साइन चेंज करें तो -c। ये चीज होगी। अब -c को जस्ट फॉर कन्वीनियंस मैंने k लिखा हुआ है, k इज -c, ये करने की इतनी जरूरत नहीं है ताकि ये माइनस खत्म हो जाए, और ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये पुठा करते हो, कई बार पुठा करना पड़ता है, उठा करें तो बात बनती है, उठा कर दें तो ये जो y आ गया, ये 1/y का आपके पास y आ गया, और ये जो चीज आपके पास डिनोमिनेटर में चली गई दैट इज 1/k - e raised to cos x, और ये आपके पास आ गया जी सोल्यूशन। और अब इसमें देख लें, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपने सॉल्व की थी और उसके अंदर ये सोल्यूशन आया है जिसके अंदर एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जो कि आना चाहिए k एज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और ये देख लें, जब मैंने 2 क्वेश्चन खुद ही कर दिए आपको तो बाकी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जरूर करें। किसके? प्रॉब्लम सेट 1 के। लो जी, है कोई सवाल? होने तो नहीं चाहिए, वो तो मैंने दिए थे जिसमें से 2 मैंने खुद ही कर दिए। खैर वो तो पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बहु मेहरबानी, बहु मेहरबानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। लें जी, एंड ऑफ लेक्चर नंबर 4। उम्मीद है समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया दोबारा देख लीजिएगा, फिर भी समझना है मैं हाजिर हूँ। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 5 में। अल्लाह हाफिज।